अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, 38% पर पहुंची महंगाई, 40% से जायद गरीब आवाम और ये नलायक हुक्मरान, क्या ऐसे चलेगा पाकिस्तान? भूख, अफलास और बेरोजगारी के इस अलमिये में महंगी तरीन बिजली के झटके आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए। गरीब आवाम की आवाज कौन बनेगा? कब तक इस महंगाई की चक्की में आवाम का आटा बनता रहेगा? कब खत्म होगी ये महंगाई की तारीख रात और तलू होगा सुख का सुनहरा सूरज? आज दिन भर में इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। बिजली के बिलों में इजाफे के बाद मुल्क भर में 5 रोज से एहतजाज जारी। कहीं खुदकुशी की खबर तो कहीं बिजली के बिल और मीटर जलाने के वाकयात रिपोर्ट। फैसलाबाद में दिल का अस्पताल, महकमे सेहत की तवज्जो का तालिब, बेड कम पड़ गए, मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर कॉरिडोर में लटाया जाने लगा। लड़काना में ऑक्सीडेशन प्लांट नाकारा, ज़राअत के लिए गंदा पानी काबिले इस्तेमाल न बनाया जा सका। गंदे तालाबों के पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी 70% खराब हो गया। और रावलपिंडी में सीवरेज लाइन से गुजरने वाली साफ पानी की बोसीदा पाइपलाइन से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तो नाजरीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जैसे जैसे बिजली के बिल लोगों को मौसूल हो रहे हैं, महंगाई की मारी आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। बिल और मीटर जलाने के वाकयात रिपोर्ट होने के साथ मुल्क भर में सड़कों, चौराहों, गलियों में एहतजाज कर रहे हैं। लोग बिजली के बिलों की अदायगी के लिए न सिर्फ कर्ज मांग रहे हैं, बल्कि घरों का सामान फरोख्त कर रहे हैं। ये सब साबिक हुक्मरानों के गलत फैसलों का ही नतीजा है। महंगी बिजली पैदा करने वाली IPPs कंपनियों से किए गए मुआहदे गरीब पाकिस्तानियों की जान और माल के दुश्मन बन गए हैं। IPPs के साथ ऐसे मुआहदे किए गए हैं कि बिजली लें या न लें, अदायगियां पूरी करना पड़ेंगी। हुक्मरानों के ये फैसले न सिर्फ आवाम बल्कि मुल्क के मौशी नुकसान का भी बायस हैं। मुल्क भर में जारी मुजाहरे हैं और वहाँ पर अवाम बड़ी तादाद में मौजूद हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए। 5 दिन हो चुके हैं और अवाम सिरापा एहतजाज हैं, एक ही मुतालिबा कर रहे हैं। और अगर हम निगरां हुकूमत की बात करें तो वो भी इस हवाले से काफी मुतहरिक है। तो सबसे पहले हम हैदराबाद का रुख करते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। अब वारिस से बताइएगा कि हैदराबाद के वासी क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है इस तमाम तर मामले पर। बिजली महंगी होने और टैक्सेस की भरमार के खिलाफ हैदराबाद की ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर आज हैदराबाद भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज बंद है। मैं इस वक्त हैदराबाद के शाही बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मौजूद है। इनसे बात करें सर, किस मकसद के तहत एहतजाज करें और क्या लाए अमल अपना रहे हैं? जो कॉस्ट बढ़ा दी गई है बिजली के यूनिट से, हमारा ताजिर परेशान हो गया है। एक जबर का पहाड़ उसके कंधों पे टूट पड़ा है। बच्चों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। बच्चों का राशन कैसे पूरा करें? आखिर कब तक चुप रहें? लाजमी सी बात है, हमें सड़कों पे आना पड़ा, इसी वजह से सड़क पर आए। अपना बयानिया ये रखा हुआ है कि जो आपने टैरिफ पे इजाफा किया है उसको जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में जो ये इजाफा किया गया है इसे पूरी तौर पर वापस लिया जाए। तो हैदराबाद की सूरत हाल से हमें वारिस आगाह कर रहे थे। अवाम सिरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि 30,000 कमाते हैं और 15,000 बिल आ जाता है। रोटी खाएं या फिर बिजली का बिल अदा करें। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर में सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। हमारे साथ फैजान मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पेशावर की क्या सूरत हाल है। काशिफ अजीज से बात करते हैं। काशिफ, कहिएगा कि पेशावर में क्या सूरत हाल है, पेशावर के अवाम क्या कहते हैं? मैं पेशावर के इलाके सुड़ीजी बाला में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। वापडा के ख़िलाफ़ शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर बड़े बड़े बिल जो है इनको भिजवाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर बिजली नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि जो इजाफी टैक्सेस बिलों में लगाए गए हैं इसको ख़त्म किया जाए। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे? इधर के लोगों को काफ़ी मुश्किलात है बिजली के हवाले से और ये सारे लोग निकले हुए हैं। अभी इनका कहना ये है कि इजाफी टैक्सेस जो बिलों में आ रहे हैं, मसला ये है कि ये तो गरीब लोग हैं, ये मतलब ये बिल अदा नहीं कर सकते क्योंकि कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई वेल्ड का काम करता है, कोई साइकिल मजदूर है।
तो इतना इजाफी टैक्सेस ये अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े बिल आते हैं, ये कमाते इतना नहीं जितना इनका बिल आते हैं। शहरी वापडा के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और इनका कहना है कि वापडा वाले चोर हैं। और ये जो शहरी है इनका ये भी कहना है कि हुकूमत जल्द से जल्द जो बिलों में इजाफी टैक्सेस है इसको ख़त्म करे। जी तो काशिफ अजीज़ हमें पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे। अगर हम इस एहतजाज की बात करें तो बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हैं, बल्कि ख़वातीन की बड़ी तादाद भी जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा बन रही है और यही कह रही है कि हमारी तनख्वाहें बहुत कम हैं और बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। कराची की बात करते हैं, जमात इस्लामी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक है और जमात इस्लामी की जो क़यादत है वो काफ़ी मुतहरिक है। सड़कों पर निकल आइए और आवाम के शाना बशाना है। शाहमीर खान हमें अपडेट करेंगे और बताएंगे कि जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। शाहमीर बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में कराची के शहरी बाहर निकले हैं, क्या कहते हैं वो? इलेक्ट्रिक के इजाफी बिलों ने आवाम का जो है जीना जीरंग कर दिया है। लोग यही कह रहे हैं कि मामलात ज़िंदगी गुजारना जो है वो दोभर होता जा रहा है। के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने वाला कोई दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि ताजिर बरादरी आज सड़कों पर आई है, दुकानें बंद करके यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। सदर कोऑपरेटिव मार्केट पे हम मौजूद हैं जहाँ के ताजिर इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से क्या जुल्म किए जा रहे हैं, कितना इजाफी बिल दिया जा रहा है, इन्हीं से जान लेते हैं। सब बताइएगा के इलेक्ट्रिक को क्या बोलेंगे, बिल जो आया है इसके हवाले से क्या बोलेंगे? बस भाई ये बिल जो है ये बहुत जालिमाना है। टैक्सेस का इजाफा हो गया है, टैक्सेस फौरन वापस लिए जाएं ताकि बिल कम हो। मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इसी तरह एहतजाजी मुजाहरे जो है जारी रहेंगे और अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई, मुतालबात पूरे नहीं होते तो इन्हीं एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। जो एहतजाज एक सड़क तक, एक कोऑपरेटिव, एक मार्केट तक महदूद है, उनको फिर बड़े पैमाने पर भी उनको फैलाया जाएगा और शहर भर के साथ साथ मुल्क भर में भी इसी तरह के एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जी तो बिल्कुल कराची के अवाम ने तो बता दिया है कि अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। अवाम का इस हवाले से मजीद क्या 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 कहना है, आइए वो सुनते हैं। ये जायज़ फायदा क्यों उठा रहे हैं? हमें जीने देंगे या नहीं देंगे? हमारे बच्चों से बिन वाला छीन लिया है, 200 यूनिट जला है और 10,000 रुपया बिल भेज दिया हमें। हमारे ऊपर क्या जुल्म नहीं है? ये 4 लाइटें चलती हैं और बिल देखें मेरे भाई 108 यूनिट हैं और 14,000 बिल है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनकी मेहरबानी है वो ये जुल्म बंद करें। ये मुल्क को लूटने वाले सारे भाग गए हैं। कोई घर में टीवी नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, लाख रुपया बिल है भाई, क्या कर सकते हैं? आज आके भाई यही करना, खुदकुशी करनी, क्या करना। पूरा महीना कोई रीडिंग, कोई गलबानी, मीटर बिल्कुल बंद है। 10,000 रुपया नवे सिरे बिल आ गया, बंद मीटर का 10,000 रुपया बिल आ गया। इतना बिल आ गया जितना पे नहीं कर सके, अल्लाह की कसम। पहला बिल भी उधार चुके पे किया। बिजली चोरी जो करते हैं उनको नहीं पकड़ते, गरीबों को पकड़ते हैं। वो ये मंथली लेते हैं वापडा वाले। मैं काफी हाड़ी तक नहीं है पकाना, ये बिल देइए जहाँ बच्चों का मैं अपना रोटी का राशन पूरा करा। 1 लाख रुपया बिल बहुत ज्यादा है। हम गरीब आदमी है, रोटी खाएं या बिल तारे बच्चों को पालें, क्या करेंगे? पहले पिछले महीने 85,000 आया, वो आ रहा है हर महीने 60-65,000 रुपया होता है। बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। तो अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा कि वो काफ़ी परेशान हैं, गुस्से में हैं, इश्तियाल में हैं। उनका कहना है कि कैसे गुजारा करेंगे और वो कह भी बिल्कुल ठीक रहे हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी यही सूरत हाल है। लाहौर लेस्को कस्टम केयर सेंटर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने बिलों की किस्तें कराने वहाँ पर पहुँचे हैं। मोहम्मद लुकमान से जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लुकमान बताइएगा कि अवाम अपनी मुश्किलात का इजहार किस तरह से कर रही है। जब से बिल आए लोगों में एक परेशानी की लहर है। यकीनन ये बिल इतने ज़्यादा हैं कि जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास का बंदा कोई भी पे नहीं कर सकता। ख़ासतौर पे जो निचले जो क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है। और ये हुआ ये है कि इतने बिल्स हैं कि लोगों के लिए वो एक उसको देखना भी मुश्किल हो गया, जमा करना तो दूर की बात है। यहाँ मैं इसका लेस्को के जो कस्टमर केयर ऑफिस में मौजूद हूँ, वहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो उसके दुरुस्त कराने के लिए आ रही है। कोई किस्तों के लिए आ रही है, कोई ओवर बिलिंग का चाहते हैं कि मसला हल हो जाए, कोई कहते हैं कि जो इजाफी रकम लगी वैसे ही वो ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही। अक्सर लोगों की किस्तें तो हो रही हैं लेकिन किस्तों का मतलब है कि वो अगली दफ़ा उनको पे करना पड़ेगा, यानी उनका मसला हल नहीं होता। अगर यही कैफियत रही तो ये इलेक्शन ईयर में ये मज़ीद मुश्किलात हुकूमत के लिए मौजूदा के लिए बढ़ सकती हैं और आने वाली हुकूमत के लिए भी मसाइल बढ़ सकते हैं। जी
बिल्कुल काफ़ी तशवीश पाई जा रही है और अगर हम MQM की बात करें तो उनका कहना है कि अवाम का गुस्सा कहीं कोई फसाद बर्पा ना कर दे, तो इसलिए हुकूमत को बर वक्त इक़दाम करने चाहिए। टोबा टेक सिंह की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल्ला शफी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, वहाँ की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ज़िला टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा के जो मुख्तलिफ देहात के जो शहरी हैं उन्होंने बिजली में इजाफी टैक्स के ख़िलाफ़ एहतजाज किया हुआ है और गोजरा का जो मेन लारी अड्डा है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और समुद्री रोड जो है वो वहाँ पर हर आने और जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है जो एहतजाज कर रहे हैं बिलों के ख़िलाफ़। जी बताइएगा कि आपका जो बिल है वो कितना आया है? 25,000 रुपये मैं पेंशन लेना, एक पखा चलता, एक फ्रिज चलती है वो भी 12 घंटे बंद रहती है। बिजली का बिल फोड़ करा इन्होंने जनाब याफी जो टैक्स आ वो सानू लाया, असी कोई टैक्स देना नहीं, जोड़ा असी बिजली इस्तेमाल करते हैं वो पैसे देंगे, कोई टैक्स याफी नहीं देंगे। कोई इन्हों का रेट 200 यूनिट का होर आ, 100 यूनिट तो इन्होंने रेट होर रखे, 300 तो होर रखे। जिन्ना कोई यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल करता उन्ना ही उन्होंने ज़्यादा बिल ठोकी जाते हैं। हुण ना इंसाफ मिलता, ना कोई शै मिलती, ना कोई गल, ना कोई बात। ठीक है, इतने बिल है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ नहीं कर सकते। वापडा ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ वापडा ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ तकरीबन 2.25 करोड़ यूनिट जरा इस्तेमाल करते तो फ्री करते हैं। आज जी सुना शहरियों का जो गमो गुस्सा है वो शदीद पाया जा रहा है, उनकी जानिब से जो रोड है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी तो ठीक है, टोबा टेक सिंह से हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल्ला शफी हमें तमाम तो सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे और वहाँ के अवाम का यही कहना है कि जो सरकारी अफसरान हैं उन्हें फ्री में बिजली दी जा रही है और हम इतने ज़्यादा बिजली के बिल्स अदा कर रहे हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नईम मीर साहब जो कि चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान हैं और साथ ही साथ हमें फरीद पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया है जो कि रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फरीद साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, 2 सितंबर को जमात इस्लामी ने पहिया जाम मुजाहरे का ऐलान किया है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, क्या लाहे अमल है आपको, किस तरह से आप निगरान हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग तो तंग आमद बजांगा बस इस पर पहुंच चुके हैं, यानी कोई गजब खुदा का इन जालिमों को कोई जरा बराबर भी परवाह नहीं है कि आम आदमी क्या करे जब 3 गुना बिल आ रहे हैं, 16 टैक्स बिल के अंदर शामिल हैं और बिला तमीज, यानी ये अदालतें भी कोई इंसाफ नहीं देती कि जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको भी उससे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी टैक्स है कि काबिल जो है उनसे तो टैक्स लें, लेकिन जो अशराफिया का टैक्स है वो भी हमसे ले रहे हैं। तो इसलिए इस पर बिजली पे फिर पेट्रोल पे तो हमने इसका तय किया है कि 2 सितंबर को हड़ताल होगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी। ये शटर डाउन है, लोग जो है वो शटर डाउन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आम आदमी जिस तरह से तंग है, जमात इस्लामी ने पढ़ के उनकी इस दर्द को आवाज़ दी है और हम बाहर निकले हैं, हम बाहर निकालेंगे, लोग आएंगे और हम ये समझते हैं कि बाकी सियासी जमातें इस वक्त यानी मसलियत का शिकार हैं या अपने इक़्तिदार की खेल खेल रही हैं, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा। तो हम समझते हैं कि इस बारे में लोगों को इस जुल्म से बचाना चाहिए, उसके लिए हम पूरी तरह से सड़कों पे भी हैं और इसको ज़्यादा मुनज़्ज़म करेंगे। अच्छा फरीद पराचा साहब, अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें तो कल भी एक हंगामी इजलास तलब किया गया था निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से और आज भी एक और इजलास होने जा रहा है। और अगर हम कल के इजलास की बात करें तो निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर आम आवाम को मेरे AC बंद होने से फ़ायदा पहुँचता है तो मेरे कमरे का AC बंद कर दिया जाए। आज भी एक इजलास मुनक्किद किया गया है, तो आपको इन इजलासों से क्या उम्मीद है कि क्या इन इजलासों के बाद आवाम के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा? देखिए ना जी, ये तो लोगों से मजाक वाली बात है। जैसे किसी डूबते जहाज का वजन कम करना हो तो एक एस्ट्रे उठा के आप बाहर फेंक दें और समझें कि जी जहाज बच जाएगा। यानी सवाल ये है कि ये इन्होंने कहा जी कि जी अफसरों के 70 लाख यूनिट जो है वो अफसर इस्तेमाल करते हैं, 33 करोड़ यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो 16 ग्रेड से नीचे के हैं। किस इस्तेहकाक की बुनियाद पे तनख्वाहें ले रहे हैं और वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, रिश्वतें भी ले रहे हैं, फिर यूनिट भी जो है वो ले रहे हैं। 33 करोड़ यूनिट जो है वो उसका ये 10 अरब रुपए का वो बनती है
तो उसका बोझ जो है वो सार्फिन पे डाला जा रहा है। इसी तरह से इस मुल्क के अंदर जो एक बड़ी तादाद है जो मुफ्त की बिजली इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियां मुफ्त की बिजली पे चल रही हैं, कुंडों पे चल रही हैं, तो मतलब ये है ना कि जी अब वो आखिरी मरहला था लोगों के पास कि क्या करें, अब अपने गुर्दे बेचे, अपने बेटियों के जहेज बेचे, घरों के जेवर बेचे, क्या करें। तो इसलिए अब यानी हम समझते हैं कि जी लोगों को अपना हक मांगने के लिए बल्कि छीनने के लिए बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ऐसी ही हो गई है कि लोग अपनी बेटियों के जो हैं वो जेवरात बेच रहे हैं। फरीद पराजा साहब साथ रहिएगा। नईम मीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर मैं ताजिर बरादरी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है, उनकी जानिब से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए गए हैं। आपकी क्या स्ट्रेटजी है इस तमाम तो सूरत हाल से निमटने के लिए? देखें जी, मैं तो फरीद पराजा साहब की बातों से कुल्ली तौर पर इत्तफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बुनियादी मसला बिजली की कीमत नहीं है। बुनियादी मसला वो भारी भरकम टैक्सेस हैं जो गरीब आवाम से जबरदस्ती, बल्कि ये कहें कि बंदूक की नोक पे लिए जा रहे हैं। और हमारा मुतालबा ये है कि अब मरात याफ्ता तबका जो है उसको अपना हिस्सा अदा करना है, और चाहे हमारी जितनी बुनियादी यूटिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे बिजली गैस पानी के बिल्लात हैं, चाहे हमारे जो है पेट्रोल की कंजम्पशन है, अब इन तमाम चीज़ों पर जो है वो बेपनाह टैक्सेस लगे हुए हैं। और इसमें कोई तफरीक नहीं है कि कोई अमीर हो या गरीब, उसने बराबर टैक्स देना है। तो बुनियादी तौर पर रियासत को ये फैसला करना है कि अब रियासत ने अपनी टैक्सेशन की सिमत जो है वो दुरुस्त करनी है या नहीं करनी। और मैं तो अपने उमरा और खुशहाल तबका और अशराफिया पर हैरान हूँ कि आज पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। तो क्या वजह है कि हम ये मुतालबा, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर हम ये पेशकश हमारी अशराफिया क्यों नहीं कर रही कि 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले कमज़ोर तबके के सार्फिन जो हैं उनकी तमाम टैक्सेशन की जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों पर डाली जाए जो ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर 800 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ तो मैं 4 गरीबों के टैक्सों का बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सकता हूँ ना, तो मुझे 4 का डालें। ये मेरी पेशकश है, मैं ऑन एयर पेशकश कर रहा हूँ आपको कि भाई ये डलना चाहिए। यानी अगर मैं ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करता हूँ और मेरी जेब मुझे ज्यादा इजाजत दे रही है तो मुझे फिर टैक्स ज्यादा अदा करना चाहिए रियासत को, और मुझे इस बोझ को जो है हुकूमत का मौक़िफ़ भी तो सर बिल्कुल ठीक है ना। अगर निगरान हुकूमत की बात करें तो उनके तो वैसे ही इख्तियारात बहुत महदूद होते हैं। उनके पास तो यही जवाब है क्योंकि IMF के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को तोड़ा तो अब नहीं जा सकता ना सर, क्योंकि अब कोई नहीं। IMF के एग्रीमेंट का कीमत, मेरी बात सुन लें, IMF के एग्रीमेंट का बिजली की कीमत के साथ ताल्लुक है। IMF के एग्रीमेंट का इन टैक्सों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन टैक्सों को आपने शिफ्ट करना है, आप इन्हें खत्म तो कर नहीं रहे, आप इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं उमरा पे, आप इन्हें शिफ्ट कर रहे हैं खुशहाल तबके पे। आप ये टैक्स खत्म भी नहीं कर रहे, रियासत पर बोझ भी नहीं आ रहा। और जो बिजली की कीमत है वो तो आम सारिफ 200 यूनिट वाला भी देने को तैयार है। एक मसला इसके अंदर ये हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है वो है हमारा स्लैब रेट। देखें, अब हमारा जो आम कंज्यूमर है 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला, वो जो ही 201वां यूनिट इस्तेमाल करता है, यानी उसके यूनिट की कंजप्शन 201 होती है, तो उसे 6 रुपए का उसके पर यूनिट की कीमत में जंप लग जाता है और पूरे साल की उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है अगर उसने पूरे साल में चाहे 200 यूनिट जो है उससे कम भी इस्तेमाल की हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कानून है या स्लैब का तरीक़ेकार है ये भी गलत है। आप पहले 200 यूनिट्स जो हैं उसको उसी रेट पर दें जिस रेट पर आप उसे देते हैं, और अगले यूनिट्स तो सर अब निगरान हुकूमत काफी मुतहरिक तो है, कल भी हंगामी इजलास तलब किया था, आज भी एक इजलास होने जा रहा है, तो क्या उम्मीदें आपको इनसे? देखें, निगरान हुकूमत जो है वो फुर्तियां दिखा रही है बहुत, और ये इनके फुर्त करने से काम नहीं होना, क्योंकि ये जो निगरान है ये खुद अशराफिया ही तो है। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि जी मैंने अपना AC बंद करना है तो रिलीफ मिल जाएगा। नहीं वजीर आजम साहब, आपके AC बंद करने से रिलीफ नहीं मिलना, बल्कि आपके बिलों में हमारे अवाम के 200 यूनिट वाले अवाम के टैक्सों को हमने डालना है। आप ये कहें कि हम आगे बढ़ते हैं, मेरी काबीना आगे बढ़ती है, मेरे मशीहान आगे बढ़ते हैं,
मेरे अफसरान आगे बढ़ते हैं, रियासत आगे बढ़ती है अपने गरीबों को बचाने के लिए। आपका तो ये बयान होना चाहिए कि हम खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये खजाने पे जो एक्स्ट्रा बोझ आएगा ये उमरा उठाएंगे, ये हम लोग उठाएंगे। हम हुकूमतों में हैं, हमारे पास सरकारी गाड़ियां हैं, हमारे पास जो है वो अपना सरकारी बंगले हैं, ये सारे अखराजात हमारे जो है ये अगर अवाम उठा रहे हैं तो इन अवाम के टैक्सों का बोझ भी हम उठाएंगे। तो इनका तो मौक़िफ़ ये होना चाहिए। ये क्या मैं एसी बंद कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, ये ड्रामेबाजियां ना करें वज़ीर आज़म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अमली तौर पर ऐसा काम करना चाहिए कि आम आदमी को, गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा। हमारे साथ नईम मीर साहब और जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब मौजूद, दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद खबरों पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। रावलपिंडी से खबर आपको देते हैं कि रावलपिंडी में थाना वारिस खान के इलाके में खातून से डकैती की वारदात हुई है। 2 मोटर सवार डाकू ने खातून से जेवरात छीन लिए, जबकि खातून की तरफ से मज़ाहमत पर डाकू ने खातून पर तशद्दुद भी किया है। जबकि फुटेज भी सामने आ चुकी है और फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 डाकू वहां पर मौजूद थे और उन्होंने खातून से जो है बदतमीजी भी की, खातून पर तशद्दुद भी किया और डकैती की ये वारदात वहां पर पेश आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सदाकत अब्बासी मौजूद हैं, करते हैं और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। सदाकत, बताइएगा कि इस फुटेज को मंजर-ए-आम पर आए हुए अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है, क्या इन दोनों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, ये रावलपिंडी थाना वारिस खान का इलाका मल्ला हुक्मदाद है, जहाँ पर ये डकैती का वाक़या हुआ। लेकिन डकैती के साथ इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि खातून को डाकुओं ने दबोच लिया और लातें मारी। और इस तरह फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे डाकू जो है वो खातून के साथ कोई रेसलिंग कर रहे हैं और इस तरह उसको बदतरीन, उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसके हाथों से बासानी तलाई अंगूठियाँ जो है वो तारी और उसके बाद असला लहराते हुए वो वहाँ से फरार हुए। और फरार होने के बाद अभी तक जो है पुलिस इनमें से किसी एक डाकू को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। आए रोज की ये वारदातें रावलपिंडी में मामूल बन चुकी हैं और आए रोज जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इस हद तक इजाफा हो चुका है। कोई शख्स जो है महफूज नहीं, कब कहाँ लोग लुट जाए किसी को कोई पता नहीं होता। जो घर से निकलते साथ ही जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का शिकार होने वाले अफराद जो है वो थानों का भी ज्यादातर रुख नहीं करते। मोबाइल फोन, पर्स और दीगर जो अशिया है वो कीमती अशिया से लोगों को महरूम कर दिया जाता है। और अभी तक जो CCTV फुटेज जो सामने आई है, काफी वक्त गुजर चुका है और पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज मौसूल होने के बावजूद अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो आए रोज इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, जराइम में भी इजाफा हो रहा है। तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ पेश किया जाता है? कुछ तो कर रहे होंगे, कोई तो कार्रवाई होगी, किसी को तो गिरफ्तार करते होंगे। जी, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से अभी जो गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान 3 से 4 पुलिस मुकाबलों में 5 से 6 डाकुओं को जो है वो हलाक भी किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद डकैत है और जो मुलजमान है वो पुलिस के काबू में इस तरह नहीं आए कि वारदातों में जो है किसी हद तक कमी हो सके। वारदातों में 1.5 से पौने 200 वारदातें जो है रावलपिंडी में रोजाना की बुनियाद पर हो रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो वारदातें हैं वो स्ट्रीट क्राइम की और कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ तो जरूर की जाती हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ऐसा कोई गिरोह पुलिस के हाथ नहीं चला जिससे जो है वो रावलपिंडी के शहर में जो है वारदातों में कुछ कमी देखने में आई हो पुलिस की जानिब से। अच्छा, बताइएगा कि अगर हम वहाँ पर जराइम की वारदातों की बात करें तो क्या इनफरादी तौर पर वहाँ पर वारदातें होती हैं या फिर वहाँ पे गैंग्स हैं जो कि मुतहरिक हैं और इस तरह की वारदातें करते हैं? जी, ज़्यादातर जो वारदातें हैं वो गैंग की सूरत में की जाती हैं और कुछ जुड़वा शहरों से और ख़ास तौर पर KP के इलाकों से और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के इलाकों से ये कुछ लोग जो है वो रावलपिंडी का रुख करते हैं, जो यहाँ पर आते हैं और चंद दिन के लिए किसी होटल या किसी घर में बैठक में रिहाइश पजीर होने के बाद ये वारदातें करते हैं और वारदातें करने के बाद ये बाआसानी जो है फरार हो जाते हैं। खासतौर पर जब बड़ी वारदातें करने के बाद ये बाआसानी फरार हो जाते हैं और जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस फुटेज देर हो चुकी है लेकिन अभी तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद का दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है जो महकमा सेहत की तवज्जो का तालिब है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों के लिए बेड्स कम पड़ गए हैं, जबकि बेड्स और जगह की कमी के बायस मरीजों को स्ट्रेचर पर डालकर कॉरिडोर में लिटाया जाने लगा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल है कि मरीजों के लिए बेड्स ही दस्तयाब हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मजीद डिटेल में बात करते हैं।
शहर के वाहिद दिल के अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ने से कमरे और बेड्स कम पड़ गए। कॉरिडोर्स में स्ट्रेचर्स पर ही मरीजों का चेकअप किया जाने लगा। कार्डियोलॉजी अस्पताल में बेड्स की भी कमी है और जगह की भी कमी है। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा जगह की कमी है। मैं कल तकरीबन 6 बजे 4 बजे का एडमिट हूँ इधर, तो मैं स्ट्रेचर पे हूँ, अभी तक मुझे बेड नहीं मिला। कुछ लोग तो कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो कि चेयर पे बैठे हैं। एमएस डॉक्टर नदीम का कहना है कि इमरजेंसी में 120 से जायद मरीज रोजाना दाखिल होते हैं, जबकि गुंजाइश सिर्फ 60 की है। हॉस्पिटल पे जो है पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा बड़ा है। डेली जो पेशेंट्स हैं 60 बेड्स की इमरजेंसी में मोर देन 100 के करीब पेशेंट्स होते हैं, हमें एक्स्ट्रा बेड्स वहाँ पे लगाने पड़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात में बेहतरी वक्त की अहम जरूरत है ताकि मरीजों का बर वक्त इलाज मुआवजा यकीनी बनाया जा सके। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, अगर हम फैसलाबाद के सबसे बड़े अस्पताल की बात करें तो वहाँ पर मरीजों के लिए बेड्स भी दस्तयाब नहीं है। क्या महकमा सेहत इस तमाम सूरत हाल से बाखबर है? देखिए जन्नत, ये बिल्कुल ऐसा ही है। ये फैसलाबाद का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इनके बेड्स ही इतने कम हैं कि मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि सराउंडिंग में जो तहसीलें हैं और उसके अलावा जो है वो दीगर शहरों से भी मरीज फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं। यहाँ पर जो बेड की तादाद है वो सिर्फ 60 है और रोजाना सुबह के टाइम जो है वो 120 से जायद मरीज जो है वो आते हैं, जबकि शाम के टाइम भी यही सूरत हाल होती है। और क्योंकि जिस वक्त आप चले जाएं वहाँ पर रश जो है वो ज्यादा ही देखने को मिलता है, तो मजबूरन जो अस्पताल इंतजामिया है वो मरीजों को कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर डालकर जो है उनको ट्रीटमेंट देती है, कुर्सियों पर बिठाकर उनको जो है उनका इलाज किया जाता है। और मुतअद्दिद बार हमने ये इशू को उठाया है, लेकिन अभी तक जो महकमा सेहत है वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा और हर हुकूमत जो भी आती है वो सिर्फ दावे ही करती है और उसके बाद सब जो है कुछ भी नहीं होता। और अभी भी सूरत हाल इस तरह ही है। अच्छा, तो शहरोज वजह क्या है? क्या हुकूमत की जानिब से बजट मुख्तस नहीं किया जाता? क्या फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से FIC की अब तक सूरत हाल है कि मरीजों के लिए बेड्स ही नहीं है? वजह तो कोई होगी। देखिए, फंड तो मुसलसल जारी होता है, फंड भी जारी होता है और अभी भी ये है कि चौथा फ्लोर जो है वो उस पर तामीर जो है वो जारी है। लेकिन जब तक तामीर मुकम्मल होगी, यकीनन आपको भी पता है कि किस तरह कंस्ट्रक्शन के टाइम लगता है, उस पर लंबा अरसा जो है गुजर जाता है और क्योंकि हुकूमतें जब तब्दील हो जाए तो काम जो है वो ठप हो जाता है। तो इसी तरह की सूरत हाल का जो है वो सामना है फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी। अद्वियात यहाँ पर कम है, अद्वियात नहीं मिलती मरीजों को, इसका भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर फंड जारी हो जाते हैं, फंड आने तक टाइम लगता है। और अब जैसा कि मैंने कहा कि इसका चौथा फ्लोर जो है वो तामीर हो रहा है, तो उसकी तामीर होने तक अभी जो सूरत हाल आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि लाइनों में लगकर जो है वो यहाँ पर उनको अद्वियात मिल रही है मरीजों को, और जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है उसको स्ट्रेचर पर डालकर जो है उसका इलाज किया जाता है। तो इस मामले को हुकाम को जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि दिल के अस्पताल को फौरी तौर पर इस पर जो है वो सहूलियात जो है वो फौरी तौर पर उनको पहुंचानी चाहिए। और बल्कि होना तो यही चाहिए कि इसी तरह का एक और हॉस्पिटल भी फैसलाबाद में होना चाहिए, ताकि जो मरीजों का इतना ज्यादा बर्डन है वो बर्डन जो है वो कम किया जा सके। अगर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो अस्पतालों की तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद थे और इस खबर के हवाले से तमाम तर जो डिटेल्स है वो हम रहे थे। शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप बताएंगे कि गंदा पानी पीने से बीमारियों में इजाफा हो रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, रावलपिंडी में बड़े बड़े सीवरेज नालों से गुजरने वाले पीने के साफ पानी की लाइंस बोसीदा हो चुकी हैं। गंदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीने के साफ पानी फराहम करने वाले इदारे सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में मसरूफ हैं और यही पानी रावलपिंडी के बासियों तक पहुँच रहा है और इस पानी को पीने के बाद वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसी पर सबसे पहले ये जगह सीवरेज लाइनों से गुजरती पानी की पाइपलाइंस, शहरी सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर, फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। रावलपिंडी शहर में पानी की पाइपलाइनों की हालत पर हर शहरी परेशान, शिकायत के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं। शहरी कहते हैं पानी सीवरेज लाइनों से गुजरकर इस कदर बदबू वाला हो जाता है कि पीना तो दरकिनार, घरेलू कामकाज के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे अमराज तेजी से फैल रहे हैं। यहाँ जितने पेप है वो सारे पेप जो है वो टूटा फूटा है
और उसमें जो यहाँ जो जितना गंदा पानी है वो इनके साथ मिक्स हो जाता है, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। ख़ासकर बच्चों के लिए ये एक बीमारी का सबब बनता है। इनके लिए ना कोई पाइप का कोई सिस्टम है ना और कुछ, गंदा पानी आ रहा है, उसमें से बच्चे भी बीमार होते हैं, हम खुद भी बीमार होते हैं। वासा हुक्काम की अपनी ही मंतक कि शिकायत पर इसे हल किया जाता है, जबकि शहरी खुद से भी अपनी खराब पाइपलाइन को तब्दील करें। सारफ ने अपना सर्विस पाइप लगाया हुआ 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो रिप्लेस नहीं किया। घरों की जो होती है वहाँ से वो गुजर रहा होता है और जब वो थोड़ा सा गल सड़ जाता है तो वहाँ से ना सिर्फ उनके अपने घर का पानी कंटामिनेट होता है बल्कि पूरी गली का पानी कंटामिनेट करता है। हुकूमत को दीगर तरक्याती कामों की तरह खराब पाइपलाइंस को भी तब्दील करने के लिए मौसर इक़दामात करने होंगे। तो इस रिपोर्ट में आपने रावलपिंडी की सूरत हाल देखी कि बोसीदा पाइपलाइंस की वजह से घरों तक गंदा पानी जा रहा है और जिसको पीने के बाद जो वहाँ के शहरी हैं वो कई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम लाड़काना की बात करें तो लाड़काना शहर में ऑक्सीडेशन प्लांट लगाया गया था ताकि सीवरेज के गंदे पानी को फिल्टर करके ज़राअत के लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके, मगर गंदे पानी को ज़राअत के लिए काबिल न बनाया जा सका। उल्टा शहर में बड़े बड़े गंदे पानी के तालाबों में लाड़काना में ज़ेरे ज़मीन पानी को भी गंदा कर दिया गया। ये तालाब शहर में ताफुन और बदबू फैलाने लगा है। इसी पर ही बात करते हैं अब्दुल फातेह ओडो से। अब्दुल फातेह, बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल वहाँ पर क्यों है, इंतज़ामिया क्या कर रही है? लाड़काना शहर भर में ज़ेर ज़मीन पानी तकरीबन 70% ख़राब होने का इंकशाफ हुआ है और ज़ेर ज़मीन पानी जो लाड़काना के शहरी पीते हैं उसमें इंसानों और जानवरों के आंतों से निकलने वाले फजला जो है वो भी शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। यहाँ लाड़काना शहर के करीब बड़े बड़े जो गंदे पानी के जो तालाब बनाए गए हैं, यहाँ तालाब में जो शहर भर का गंदा पानी यहाँ पर जमा होता है और उसके बाद जो है वो पानी जो निकास होता है। शहरियों का यही कहना है कि ख़ास तौर पर जहाँ पर ये जो तालाब बने हुए गंदे पानी के लिए यहाँ पर इसकी वजह से ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है और यहाँ बदबू भी होती है, लेकिन यही पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी होकर जो मीठे पानी की लाइनें हैं उसको भी काफ़ी हद तक ख़राब कर रहा है। तो लाड़काना के शहरियों ने ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि लाड़काना शहर के करीब जो गंदे पानी के जो तालाब बने हैं जिनकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत भी नहीं है उसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो उनको मीठा पानी भी मिल सके और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो करीबी इलाके के लोग हैं उनको ताफुन और बदबू से भी वो महफूज रह सकें। जी, तो वहाँ के लोग सिरापा एहतजाज हैं और मुतालिबात कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमें साफ़ पानी मुहैया किया जाए क्योंकि साफ़ पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। अवाम का क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। हमारा जो पानी है बहुत ख़राब हो गया है, पीने के काबिल नहीं रहा है, बीमारी फैल रही है, बच्चों मर रहे हैं, हेपेटाइटिस सी भी हो रही है। इस पानी में इंसान और जानवरों का फजला मिला हुआ है और ये हम पानी पी रहे हैं। यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। यहाँ पर इंसानों और जानवरों का फजला पानी में मिल चुका है। जानवरों में बीमारियाँ हो रही हैं और इंसानों में बीमारियाँ हो रही हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, सारा जर का पानी खराब हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। भाई हम क्या करें? हमारे जो पीने का पानी है वो बहुत खराब हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। मेरे जमीन जो पानी है जर का इतना बदबूदार हो गंदा हो गया है, कोई पीने के काबिल नहीं रहा। पानी के लिए कुएं लगे हुए हैं, तालाब लगे हुए हैं, सिटी लाड़काना में लगे हुए हैं, अंदर ये बाईपास के बाहर लगाए जाएं। बिल्कुल, शहरियों का रद्द अमल आपने जाना। उनका कहना है कि हम तो ये पानी पी ही रहे हैं लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये गंदा पानी पी रहे हैं और कई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन्हें साफ़ पानी मुहैया किया जाए क्योंकि साफ़ पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपके शहर में या गली में कोई भी मसला है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपके मसले को उजागर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हल किया जा सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जो भी आपके मसाइल हैं वो हम तक आप पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ हमें आप दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।